एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज से हम एक नया बुलेटिन शुरू करने जा रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार बहुत सारी खबरें हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा डर भी है और कई बार अलग अलग अफवाहें भी देखने को मिल रही हैं। तो आज तक .in पर आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कोरोना से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपके लिए होंगी। हमारे पास डॉक्टर्स की सलाहें होंगी, एक्सपर्ट्स की राय होगी, साथ ही साथ कहाँ क्या चल रहा है कोरोना को लेकर, ये तमाम अपडेट्स इस खास बुलेटिन में हम आपको देंगे। तो हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन की लगातार बात कही जा रही है, WHO लगातार कह रहा है कि आप संभल कर रहिए, क्या कुछ तमाम देशों में चल रहा है। आपको बता दें कि 57 से ज़्यादा ऐसे देश अभी तक हो चुके हैं जहां पर ये फैल चुका है और भारत में भी जो केसेस सामने आए हैं उसे लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि ओमिक्रॉन के बारे में एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो ये कि कंटेजियस तो है, यानी फैलने की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मारक नहीं है, यानी उतना ज़्यादा घातक नहीं है जितना हमने सेकेंड वेव में भारत में डेल्टा प्लस को देखा है। यानी डेल्टा प्लस के बारे में और डेल्टा के बारे में एक्सपर्ट्स की राय ये है कि वो उतना ज़्यादा फैल नहीं रहे थे, उससे भी कहीं ज़्यादा संक्रमण जो फैला रहा है वो ओमिक्रॉन है, लेकिन घातक डेल्टा और डेल्टा प्लस ज़्यादा थे। तो ओवरऑल ओमिक्रॉन के कितने केसेस सामने आए हैं, WHO लगातार आगाह कर रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ख्याल रखें, लेकिन विश्व भर में कितने मामले सामने आए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर कितने केसेस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। आपको हम ये भी बता दें कि कुल 57 देशों से ज़्यादा जगहों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। देखिए ज़रा तस्वीरें और ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम अलग अलग देशों में ये फैल रहा है। हालांकि शुरुआत में ही जैसे ही जो डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, हर देश बहुत एहतियात बरत रहा है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, लॉकडाउन की तैयारी फिर से शुरू कर दी गई है। बावजूद इसके ये चारों तरफ फैल रहा है। तो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय भी पूरी तरह से ओमिक्रॉन को लेकर सचेत है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अभी भी हम लोगों ने पोस्टपोन रखने का प्लान किया है। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भी जरूरी है और वैक्सीनेशन की रफ्तार को धीमा नहीं पड़ने देना। और क्या कुछ कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये देखिए जरा। हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्च आई थी हमारी, उसके शुरुआत हुआ मार्च में, फरवरी में, हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टीमेट। इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम अभी भी वार्न कर रहे हैं, बार बार साइंस कम्युनिटी वार्न कर रही है, WHO वार्न कर रहा है कि ये टाइम वो नहीं आया है कि जब हमने मास्क को हटा देना है। वैक्सीन भी और मास्क, वैक्सीन भी और कड़ाई, ये बात हमें आज भी याद रखनी है। तो यानी इस बात को ध्यान रखना है कि वैक्सीन भी चाहिए, मास्क भी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। यानी जो एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो आप बरतिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेजियस ओमिक्रॉन के होने की बात लगातार तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से बताई जा रही है। हमारे साथ हमारी संवाददाता मिलन शर्मा जुड़ गई हैं, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक वो पहुँचाएंगी। मिलन, सबसे पहले जानना चाहेंगे भारत में ओमिक्रॉन को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि लोग कई जगह पर बहुत ज़्यादा डरे हुए नज़र आ रहे हैं और एज ऑलवेज कई जगहों पर हम जो इंडियंस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत आसानी के साथ मास्क हटा के निकल जाते हैं मार्केट में, वैसे लोग भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से तो ये भी कहना है कि पार्टीज हो रही हैं, शादियां हो रही हैं और वहां पर भी कोई तरीके का मास कंप्लायंस देखा नहीं जा रहा है। और इसीलिए वो एक ग्राफ आज दिखाया था भारत सरकार ने, जिसमें बताया गया कि
कोविड जैसे जैसे सेकेंड वेव से पहले हमने मास्क पहनना बिल्कुल बंद ही कर दिया था। ये इस साल के फरवरी महीने में हुआ था और उसके बाद एक बहुत बड़ी दूसरी लहर आई और उसके बाद अब दोबारा से वही समय आ गया है जब हमने मास्क पहनना छोड़ दिया है। गाड़ियों में लोग अकेले बैठ के मास्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि चालान हो जाएगा। इसके अलावा जहां चालान नहीं होते हैं वहां पर लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है और भारत सरकार ने चेताया है कि ये बहुत ही गलत है और आने वाले समय में इसका भुगतान हमें भरना पड़ेगा। तो इस वक्त भी जो ग्राफ आप देख रही हैं नीचे गिरता हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है और भारत सरकार का कहना है कि वैक्सीन तो है ही, हमने 50% लोगों को 2 डोज से वैक्सीनेट किया है जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, लेकिन हमें अब भी मास्क पहनना पड़ेगा और बाहर जब जाएं तो सर्टनली मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोएं। ये सब चीज़ें हम भूल गए हैं क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस भारत सरकार बता रही है 25 केसेस आए हैं वो सारे माइल्ड इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शियस हैं क्योंकि ट्रांसमिसिबल हैं। एक इंसान से ओमिक्रॉन 4-5 से ज़्यादा लोगों को हो सकता है लेकिन वो घातक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं हम भी लापरवाह हो गए हैं और जब हम पब्लिक में जाते हैं तो मास्क नीचे होता है या ढंग से नहीं पहना जाता है। इस कारण से भारत सरकार ने चेताया है कि मास्क पहनना अभी भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मिलन, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा 25 केसेस और जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, फैल बहुत तेज़ी से रहा है लेकिन घातक नहीं है, इसीलिए शायद लोगों में डर नहीं है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि लोगों को शायद पता ही नहीं चल रहा क्योंकि हमारे यहाँ पर ये फ्लू का सीज़न है। आप देखिए कि अलग डेंगू से लेकर के बाकी के तमाम बुखार अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हैं और क्योंकि बहुत कम इसके संकेत मिल पा रहे हैं तो शायद लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि वो ओमिक्रॉन है, कोरोना का कोई और वेरिएंट है या फिर वो एक नॉर्मल फ्लू है जो चल रहा है अभी, सीजनल है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने ये बहुत दिलचस्प बात कही है कि सीजनल फ्लू की वजह से भी लोगों को पता नहीं चलता। साउथ अफ्रीका में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और हो रहा था। कुछ वक्त तक साउथ अफ्रीका से जो डेटा सामने आया वहां पर बताया जा रहा था कि लोग जब अस्पताल जा रहे थे वो किसी अन्य बीमारी के लिए जा रहे थे, सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द वगैरह, लेकिन वहां जब पहुंचे अस्पताल और वहां पर जब हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो उनका टेस्ट हुआ जो हर अस्पताल में इस वक्त दुनिया में हो रहा है ताकि कोविड के केस हॉस्पिटल्स में ना फैले और वहां पता चला कि ये कोविड के केस हैं और ओमिक्रॉन का वेरिएंट भी साउथ अफ्रीका से ही मिला। वैज्ञानिकों ने इसको ढूंढा और भारत में भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इससे हम बचे रहें इसलिए कोविड के जो सिम्टम्स हैं जो हमें मालूम है इस वक्त क्या है, ये बुखार आना, ज़्यादा खांसी होना, सर दर्द होना, बदन दर्द एक बहुत अहम सिम्टम इस वक्त देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो बुखार अगर ना भी हो, अगर इंसान एसिम्टोमेटिक भी हो तो बदन दर्द रहता है और नज़ला जुकाम भी थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन भारत सरकार बता रही है कि जो 25 पेशेंट्स अब हैं ओमिक्रॉन के भारत में उनमें जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है। इसका मतलब ये है कि कहीं डर ये रहता है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, लंग्स में जब अटैक करे तो सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये सारी दिक्कतें इस वक्त ओमिक्रॉन से जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड हैं उनको नहीं हो रही है। जी बिल्कुल मिलन, बनी रहे आप हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं और साथ ही साथ हमारे साथ है डॉक्टर समीर भाटी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, कहा यह जा रहा था थर्ड वेव के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बच्चों के लिए हो सकती है और एक बहुत ज़्यादा भय लोगों के मन में हमने देखा भी। बीच में हम थोड़ा सा निश्चिंत ज़रूर हो गए क्योंकि केसेस कम आने लगे, चीज़ें लगा के पूरी तरह से सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल किस तरह की स्थिति है और बच्चों के लिए क्या खास किया जा सकता है? क्योंकि जैसा कि मिलन और हम बात कर रहे थे कि अभी समझ में ही आना बड़ा मुश्किल है कि ये सीजनल फ्लू है, डेंगू है, नॉर्मल बुखार है या फिर ओमिक्रॉन जैसा कोई वेरिएंट कोरोना में हो चुका है। डॉक्टर मलिक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
लगता है डॉक्टर मलिक तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बता दें कि हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर समीर भाटी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों में अवेयरनेस तो है, लोगों में डर भी था, लेकिन बीच में क्योंकि चीज़ें जो अच्छी हुई, जो चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व नजर आई, उसके बाद थोड़ा सा लोग लापरवाह हो गए। क्या खास करना चाहिए? कैसे हमें पता चलेगा कि ये सीजनल फ्लू नहीं है? या क्या एहतियात बरत सकते हैं अगर सीजनल फ्लू है भी तो, कि कम से कम अगर कोरोना है तो हम स्प्रेड ना करें उसे? जी जी बिल्कुल। देखिए, हम अगर साउथ अफ्रीका की भी बात करें तो साउथ अफ्रीका में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो चल रहा था। मतलब अक्टूबर के अंदर जब उनके केसेस थे तो बहुत ही कम थे, और नवंबर की बिगनिंग के अंदर भी बिल्कुल उनकी पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कम आ गई थी। डेली केसेस भी उनके काफी कम ड्रॉप हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर एक जस्ट कुछ जगह पर, कुछ क्लस्टर में एकदम से केसेस थोड़े बहुत बढ़ना शुरू हुए, बहुत हल्का सा स्पाइक। वहां पर उन्होंने देखा, जब वो पीसीआर टेस्ट कर रहे थे तो उसके अंदर कुछ अनयूजुअल सा उन्होंने देखा पीसीआर टेस्ट के अंदर। हालांकि उनको पॉजिटिव दिया गया, पर उसके बाद जब जीनोम सीक्वेंसिंग हुई तब पता लगा कि ये अलग तरह का म्यूटेंट आया, जिसके अंदर 50 के करीब म्यूटेशंस हुए हैं। उसके बाद धीरे 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 जब वहां पर कुछ इवेंट्स होने लग गए, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होने लग गए, हायर एजुकेशन के जो भी ओपन थे चीजें, वहां पर केसेस बढ़ने लग गए, तब पता लगा कि ये एक नई तरह का एक वेरिएंट आया। और उसके बाद 24 को डब्ल्यूएचओ ने भी इसको घोषित कर दिया कि 26 को कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो अब बात हम यहाँ पर ये करते हैं, देखिए अभी करीबन हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि कुछ ही देशों के अंदर था, और अब लगभग 56 कंट्रीज के अंदर पहुंच गया है। तो जितना भी डेटा आ रहा है इनिशियली, और जैसा अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे, अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है, ये बात तो बिल्कुल हमें पता लग रही है। पर अभी हमारे लिए जो ज्यादा चिंता का विषय है कि जो R0 वैल्यू, जिसके बारे में हम पहले भी बात करते थे, कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने पिछले भी, आप देखिए, चाहे हमने अल्फा में देखा होगा या हमारी डेल्टा वेव में भी देखा होगा, कि हमारे देश के अंदर कुछ राज्यों से शुरू होते हैं हमेशा केसेस, और उसके बाद धीरे धीरे सब जगह स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अब बात इसमें ये आ जाती है कि लोगों को अभी फिलहाल लग रहा है, और जिस तरह का डेटा भी आ रहा है, कि ये माइल्ड है बहुत, तो इससे ज्यादा हमें, या हम वैक्सीनेटेड हैं तो उनको लगता है कि वैक्सीनेशन हमें प्रोटेक्शन देगी। तो इसलिए जो मास्क वाले प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं उसके अंदर लापरवाही जरूर आई है। पर एक चीज इसमें यहाँ पे समझने वाली बात बहुत जरूरी है कि साउथ अफ्रीका ने भी जो अपनी स्टडी में बताया है कि उसके री इन्फेक्शन के केसेस काफी देखने को मिले हैं। जब हम री इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है। हम भारत की बात करते हैं, जो हमारा 4th सीरो सर्वे हुआ था, जिसमें हम अगर दिल्ली की बात करें तो लगभग यहाँ पे 90% के करीब आई थी सीरो पॉजिटिविटी, कि भाई 90% लोगों को ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है। या हम अन्य राज्यों की भी बात करें तो लगभग 70%। पर जब री इन्फेक्शन की बात आ जाती है तो जो साउथ अफ्रीका ने बताया है कि पहले भी उन्होंने एक वेरिएंट बताया था जो कि बीटा वेरिएंट था, और उसके बाद वहां पर लोग डेल्टा वेरिएंट से भी काफी ग्रसित हुए थे, बट उन लोगों में भी दोबारा से इन्फेक्शन देखा गया है। जो उन्होंने बताया है कि 3 गुना ज्यादा री इन्फेक्शन भी देखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन है तो भी आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस बना रहता है। उसके अलावा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की जैसा हम बात कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब रही बात, जैसा आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, विंटर्स के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज भी काफी बढ़ जाती है, फ्लू वगैरह के अदर सिम्टम्स भी डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब पैंडेमिक चल रहा है और पैंडेमिक के बीच के अंदर हम हैं, और साथ के साथ एक नई तरह के वेरिएंट का भी खतरा है, तो उस समय कोई भी सिम्टम आए तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना और उसको रूल आउट जरूर कराना है, क्योंकि अब टेस्टिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध है। अब तो आप आसानी से टेस्ट डॉक्टर समीर बने रहे आप हमारे साथ, उसको रूल आउट कर सकते हैं। मैं इस पर भी बात करूंगी, और आपके इस जवाब पर मेरे मन में एक और सवाल आया है जिसको मैं जरूर पूछना चाहूंगी थोड़ी देर में। मिलन, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे दोनों मेहमानों से पूछ सकती हैं, क्योंकि मिलन तमाम इन्हीं खबरों को रिपोर्ट कर रही हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मलिक, आपके लिए सवाल मेरा ये है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि बच्चों के लिए क्या खास कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में ये जरूर डर था, तमाम जो रिपोर्ट्स थी कहीं वो यही कह रही थी कि जो 3rd वेव होगी वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपने आप को वैक्सीनेट अच्छे से कर लें। अभी भी हमारे देश में 52% के करीब कंप्लीट वैक्सीनेशन एलिजिबल पॉपुलेशन में हो चुकी है, यानी जो 60% एलिजिबल लोग हैं जिनको वैक्सीन लग रही है,
उसमें से 52% को कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई है। सबसे पहले तो हम बड़े जो हैं वो अपनी वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा कर लें, क्योंकि हम ही घरों में जाते हैं और इन्फेक्शन लेके और बच्चों को इन्फेक्शन देते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि वैक्सीनेशन रेट इन एडल्ट शुड इंक्रीज। नंबर 2, बच्चों की भी वैक्सीन जो है अप्रूव हो चुकी है, वो जल्दी से आ जानी चाहिए ताकि हम बच्चों को भी दें और उनको प्रोटेक्टेड रखें। नंबर 2, नंबर 3, हम अपनी प्रिकॉशंस पूरी रखें, मास्क पूरा रखें, इवन बच्चों को भी पूरी प्रिकॉशंस लेके रखें। देखिए मेरे भी हॉस्पिटल में लोग रोज कहते हैं डॉक्टर साहब ओमिक्रॉन कैसे बिहेव करेगा, ये कैसे करेगा। हम उनको सीधी सी चीज कहते हैं, देखो जो आपके कंट्रोल में है वो तो आप कीजिए, मास्क तो आपने लगा नहीं रखा, वैक्सीन आप प्रॉपरली ले नहीं रहे हैं, जो चीज हम कर सकते हैं दैट शुड बी डन। उसके बाद में बच्चों को प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे देश में 18 साल से छोटे लगभग 40% का वर्ग है जिनमें से एक भी व्यक्ति को अभी तक इंजेक्शन नहीं लगा। तो संभवतः सरकार जल्दी इनकी वैक्सीन शुरू करेगी। तो जैसे ही बच्चों की वैक्सीन आती है, आपको जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने बच्चों को वैक्सीन लगा लीजिए, अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्टेड रखिए और मास्क का पूरा इस्तेमाल कीजिए। जहां तक ओमिक्रॉन का तल्लक है, मैं ये समझता हूं कि इस वेरिएंट के लिए एक चीज अभी तक बिल्कुल क्लियर है कि मास्क जो है वो अच्छे से कारगर है। इसमें वैक्सीन कितनी कारगर है नहीं है, शोध हो रहे हैं, वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है ना कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो उस चीज को भी जो है हमारे को बिल्कुल मद्देनजर रख के चलना चाहिए। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि डेवलप्ड नेशंस में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, अगर हम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन अगर हिसाब लगाएं तो यूएसए के अंदर 40 टाइम्स ज्यादा केस हो रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में 8500 केस अगर पिछले 24 घंटे में है, तो यूएसए में 90,000, और अगर हम उनको पॉपुलेशन वाइज अगर कंपेयर करें तो 40 गुना ज्यादा डेवलप्ड नेशंस में है, और यूके में शायद 90 गुना ज्यादा है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बड़ी कम है, 7 करोड़ है और हम 140 करोड़ पे बैठे हैं। तो इन सब चीजों को लेते हुए वी शुड लर्न फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस। इतने सक्षम और जिनके पास इतनी रिसोर्सेज है, वहां पर यह हाल हो रहा है, तो हमारे अगर देश का उसने रोक लिया तो दिक्कत होगी। तो हमारी प्रिपरेशन अभी से होनी चाहिए, वैक्सीनेशन लगा के रखें, मास्क की तैयारी करें, और सरकार डेफिनेटली हर चीज की तैयारी रखे, अपने आप को परिपक्व और परिपूर्ण रखे, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, बेड्स की दिक्कत है, उन सबको हम फुल्ली प्रिपेयर्ड रखें और बच्चों को खासकर प्रोटेक्ट करके रखें। बिल्कुल मिलन, यहाँ पे सवाल मेरा ये है, लोग जानना ज़रूर चाहते हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना अगर किसी को है, बीच में तो ये हालत हो गई थी, कई अस्पतालों ने कोरोना टेस्ट करना तक बंद कर दिया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि अभी कोरोना नहीं है, फ्लू का सीज़न है। और ये मैंने खुद महसूस किया है कि कई लोगों को डॉक्टर्स की तरफ से और हॉस्पिटल्स की तरफ से ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर अब कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है। सवाल लेकिन ये भी है साथ में कि कोरोना टेस्ट के साथ साथ जिस तरीके से हम इस वेरिएंट को जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं और उसका सैंपल भेजते हैं, क्या कोई और आसान उपाय है जिससे कि कोरोना की रिपोर्ट थोड़ा जल्दी आए और पता चल पाए कि ये किस तरह का कोरोना है, ओमिक्रॉन है, या फिर किस तरह से उसको और ध्यान में रखा जाना चाहिए? देखिए, कोरोना का टेस्ट आज भी वैसे ही होता है जैसे पहले होता आया है। या तो आप RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं या फिर रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पे जो टेस्ट हो रहा है वो 2 तरीके के टेस्ट हो रहे हैं। RT-PCR, जिसमें रिपोर्ट आने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं और 4 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर रैपिड RT-PCR, जिसमें आपको 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन उसका जो दाम है वो कई गुना ज़्यादा है। आपको कम से कम 3,900 रुपये या 4,000 रुपये देने पड़ते हैं उस टेस्ट के लिए। नॉर्मल RT-PCR 500 रुपये का टेस्ट है। रही बात टेस्ट की, एक बार आप कोविड पॉजिटिव टेस्ट कर जाते हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल्स की जाती है। वो इसलिए क्योंकि समझने के लिए कि आप कौन से वेरिएंट से ग्रसित हैं, क्या वो डेल्टा है या वो ओमिक्रॉन है। और जो जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया है वो आप खुद से नहीं कर सकते, वो भारत सरकार ही करवाती है। जो हमारे 28 से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स हैं अब भारत में, हर राज्य में एक अलग अलग जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब बनाई गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिल्ली में बताऊं तो यहाँ पर LNJP अस्पताल में और ILBS अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स खोली गई हैं, क्योंकि पहले देश में सिर्फ 7 से 10 जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स होती थी। इसी प्रोसेस से पता चल सकता है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें वक्त भी लगता है कि कौन सा वेरिएंट है जिससे कोविड इन्फेक्शन एक व्यक्ति में फैला है, और उसे पता चलने के बाद ही भारत सरकार संकेत देती है या बताती है लोगों को कि कौन सा वेरिएंट है, और उसके जो अन्य जो पैरामीटर्स हैं वो सारे देखे जाते हैं। लेकिन बचाव सरकार ने कहा एक ही तरीके से हो सकता है, और वो वही तरीका है, मास्क, वैक्सीन, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना,
और अपने आप को हैंड हाइजीन, हाथ धोते रहना, ये सारी चीज़ें बदली नहीं है। सरकार ने ये भी बताया, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन कोई भी वेरिएंट हो, जो ट्रीटमेंट है फिलहाल वो एकदम सेम है। ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। जो दवाइयां हैं, जो ट्रीटमेंट है कोविड का, वो वही रहता है और ओमिक्रॉन के आने से वो ट्रीटमेंट भी नहीं बदला है। बिल्कुल मिलन, तो हम कह सकते हैं कि आपको ये बाद में पता चलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है। अगर इस तरह के लक्षण अगर आपके नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, अपने डॉक्टर से मिलें और जितना हो सके संक्रमण न फैलाएं, उस बात पर ज़रूर ध्यान दें, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डॉक्टर समीर, सवाल आपसे था, जो मैंने कहा कि फ्लू की वजह से एक दो हॉस्पिटल्स मैंने खुद महसूस किए जिन्होंने कहा कि हमने कोरोना के टेस्ट करना भी बंद कर रखा है क्योंकि अभी फ्लू है, नॉर्मल जो वायरल फीवर, डेंगू, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां लगातार चली रही हैं। सवाल अब ये है कि लोगों में अवेयरनेस तो है लेकिन कई बार एहतियात नहीं बरता जाता, क्या खास करना चाहिए? और दूसरी बात, कई बार सच में लोगों को नहीं पता चलता कि ये कौन सा सिंपल फ्लू है या कोरोना है, क्या खास घर में कर सकते हैं थोड़ा सा भी महसूस होने पर, क्योंकि कई बार लोगों को महसूस ही नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम बात करते हैं, जैसा अभी मैंने पहले भी बताया, स्पेसिफिकली पेंडेमिक और पेंडेमिक के दौरान किसी नए वेरिएंट का खतरा, हॉस्पिटल्स की देखिए जहां तक बात करें तो पॉलिसीज है कि कोई भी ज्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन से पहले कोविड का रिपोर्ट मांगा जाता है, टेस्ट कराया जाता है, ट्रैवल के लिए भी मांगा जाता है। इवन अभी जो साउथ अफ्रीका की मैं बात करूं तो जो काफी सारे हॉस्पिटलाइज्ड केसेस थे वो इंसिडेंटली डिटेक्ट हुए, मतलब हॉस्पिटलाइज कुछ तो थे जिनका टेस्ट किया तब पता लगा कि उनको ओमिक्रॉन, मतलब वो कोविड पॉजिटिव है, या कईयों की सर्जरी होनी थी उससे पहले जब मांगते हैं रिपोर्ट तब पता लगा, बट उनको उस तरह के कोई सिम्टम नहीं थे। कि जब हम एसिम्टोमेटिक्स की बात करते हैं तो एसिम्टोमेटिक हमारा जो अभी नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें भी बताया जा रहा है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो सकता है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर कि अगर हमें इस तरह के सिम्टम है, स्पेसिफिकली जब हम सीजनल फ्लू की बात करते हैं और अभी विंटर्स की बात करते हैं जब मौसम चेंज हुआ है, तो अगर किसी भी तरह के लक्षण है, सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, मास्किंग अपनी जरूर करें ताकि हम एटलीस्ट उसको स्प्रेड ना करें, क्योंकि अगर आपको दूसरी भी अन्य भी जो है वायरल डिजीज है वो भी एक दूसरे से स्प्रेड जरूर होती है, तो इसलिए आप अपने आप को आइसोलेट करें। उसके बाद जांच की सुविधा आजकल हर जगह उपलब्ध है, अगर मैं बात करूं तो आसानी से आप अपना RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं, उससे संक्रमण है कि नहीं एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा वेरिएंट है, संक्रमण को जान लेना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पता चले कि आपको ओमिक्रॉन है कि नहीं है। अगर कोरोना के लक्षण जैसे भी नज़र आ रहे हैं, अगर आपको फ्लू भी नज़र आ रहा है तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है और कोशिश यही करनी है कि आपकी वजह से किसी और को ये संक्रमण ना हो, कोई और संक्रमित ना हो जाए। अब यहाँ पर डॉक्टर रवि मलिक, सवाल ये भी है कि और कौन कौन से एहतियात बरते जा सकते हैं? हालांकि बहुत लंबे समय से हम इसे फेस कर रहे हैं, सेकेंड वेव में कितनी तबाही कोरोना ने मचाई है ये सब हम देख चुके हैं। बच्चों के लिए, क्योंकि वैक्सीन अभी अवेलेबल ही नहीं है, उनके लिए क्या खास एडवाइस करेंगे आप पेरेंट्स को? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि सोशल स्प्रेडेड इवेंट्स को हम कंट्रोल करें, मास्क पहन के रखें और वैक्सीनेशन सबको लगवा लें। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके यहाँ की एपिडेमियोलॉजी, यानी अगर आपके क्षेत्रफल के अंदर कोरोना थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो अब बच्चों का खास एहतियात बरतें, क्योंकि बच्चे अभी वल्नरेबल हैं और उनको वैक्सीनेशन भी नहीं लगी हुई हैं। और किसी भी बच्चे को अगर आपको लगता है कि कोरोना के सिम्टम्स हैं, जबकि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और डॉक्टर समीर ने भी अच्छा बताया कि कोरोना के सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मल फ्लू की तरह ही होते हैं या बल्कि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, लेकिन हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। जब भी हमारे पास फ्लू टाइप का कोई पेशेंट आता है तो हमें अब टेस्ट भी करा लेना चाहिए और उसको आइसोलेट भी कर देना चाहिए। शुरुआती दौर में इसे, अब आप ओमिक्रॉन को ही लीजिए कि अभी महीना भी नहीं हुआ जब से आया और 59 कंट्रीज में ये पाया गया है। तो ये जब फैलते हैं पेंडेमिक्स तो बहुत तेजी से फैलते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी से एहतियात बरतें। और जिसको भी हमें लगता है कि कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो सरकार उसके भी जो एरिया है उनकी हॉटस्पॉट्स का सबसे पहले तो हॉटस्पॉट्स को रिकॉग्नाइज करे और उसके बाद हॉटस्पॉट्स का जो है वो आइसोलेशन करनी बड़ी जरूरी है। और ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है और सरकार भी संभवतः वैक्सीन जल्दी ही ले आएगी, क्योंकि 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन अप्रूव भी हो गई है, तैयार भी है, तो वो भी आएगी और बच्चों को वो भी लगनी चाहिए। इससे ना केवल बच्चों को फिजिकल सिक्योरिटी मिलेगी
लेकिन एक जो मेंटल ट्रॉमा से भी बच्चे और पेरेंट्स गुजर रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, और जो स्कूल भी कॉन्फिडेंटली नहीं जा पा रहे हैं स्कूल रीओपन होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में, तो जी। उनमें भी थोड़ा सा जो है ये साहस आएगा कि हाँ, हम लोग जो है वो मेंटली और फिजिकली सिक्योर हैं एज फार एज द कोरोना इज कंसर्न, तो उसमें भी बेटरमेंट रहेगी। मतलब कुल मिलाकर आप दोनों डॉक्टर्स की सलाह यही है कि हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है और महसूस होने के बाद आइसोलेशन में चले जाएं हम, बजाय इसके कि हम संक्रमण को फैलाएं। डरने से ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात बरता जाए जबकि स्थिति हाथों से बाहर निकल जाए, जैसा कि हमने सेकेंड वेव में भारत में देखा था। वाकई में वो बहुत बुरा समय था। लेकिन एक और सवाल छोटा सा ये कि तमाम लोगों के लिए मास्क मतलब बहुत ज़रूरी है, ये साफ हो चुका है। अब आप देखिए, जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चाहे वो शादी हो, सोशल गैदरिंग हो, बहुत ही बिना डर के, किसी भी तरह के बिना खौफ के लोगों की गैदरिंग आप देख सकते हैं। वहां ना आपको मास्क नजर आएगा ना सोशल डिस्टेंसिंग। डॉक्टर रवि मलिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, अच्छा मेरे से सवाल पूछा। बिल्कुल आपकी बात सही है, सोशल स्प्रेडर इवेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और खास करके जब ओमिक्रॉन वेरिएंट भी जो है हमारे देश में 25 केस आ गए हैं, ये बिल्कुल सोशल स्प्रेडर इवेंट्स नहीं होने चाहिए, चाहे ये राजनीतिक हैं या चाहे ये धार्मिक हैं या सामाजिक हैं, ये इवेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और लोगों को ये भी ज्ञात, सेकेंड वेव भी नहीं भूलनी चाहिए, जबकि इतनी त्रासदी नहीं आएगी, हमें ऑप्टिमिज्म भी रखना है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये पेंडेमिक्स जो हैं ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल वे में बिहेव करते हैं। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि सोशल स्प्रेडर इवेंट से अपने बच्चों को भी दूर रखें, अपने आप को भी दूर रखें जितना हो सकता है। और मास्क भी पहनने की, हम सब लोग सोचते हैं मास्क पहनना जरूरी है, मास्क पहनने की भी एक विधि होती है। अगर हम उस विधि को फॉलो नहीं करेंगे, अगर मास्क लटक रहा है या मास्क गीला हो रहा है या मास्क को हम फेस के ऊपर ही टच करे जा रहे हैं और मास्क को निकाल के जेब में रख रहे हैं और बाद में निकाल के पहन रहे हैं, उस मास्क के पहनने का भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो खतरनाक ज्यादा है, वो बल्कि और ज्यादा स्प्रेड कर सकता है अगर हम ये सारी चीजें करें। तो मास्क पहनना भी एक तरह की एक पूरी उसके प्रोसीजर को रिलीजियसली फॉलो करना बड़ा जरूरी है। सोशल स्प्रेडर इवेंट्स नहीं होने चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि जिनकी भी सेकंड डोज दी हुआ तो कम से कम अपनी सेकंड डोज लगवा लें। अभी भी 48% लोग हैं हमारे देश में एलिजिबल पॉपुलेशन में, मैं सिर्फ एलिजिबल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें 48 करोड़ लोग हैं जिनको कि अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, और कम से कम 20% के करीब लोग हैं जिनको कि अभी इवन फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। तो किसी भी तरह की ये किसी भी इल्यूजन में ना रहे या किसी भी एक फॉल्स जो है सेफ्टी में ना रहे कि हमें कोरोना टच नहीं कर पाएगा। जिनको भी वैक्सीन नहीं लगी है तुरंत वैक्सीन लगा लें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये डेफिनेट हो चुका है, पूरे विश्व में अब डेफिनेट हो चुका है कि वैक्सीन का बड़ा जबरदस्त प्रोटेक्टिव रोल है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बहुत ना के बराबर साइड इफेक्ट्स हैं। अब हमने करोड़ों डोज, देश के अंदर हमारे 130 करोड़ के करीब वैक्सीन अभी तक लग गई हैं। उसके बाद हमने पाया कि ये इट इज अ सिंपल थिंग और इसको लगवानी चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो 20% लोग कहाँ छुपे हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे, बल्कि ये बहुत अच्छा, पौंडीचेरी में बहुत अच्छा सरकार ने स्टेप लिया है कि जो व्यक्ति नहीं लगाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम सब ह्यूमन चेन के साथ में जो है घिरे हुए हैं, अगर उसके अंदर जुड़े हुए हैं और अगर उसके अंदर हमने कोई भी वीक लिंक मिल गया तो वायरस फिर से हमारी कम्युनिटी में घुस जाएगा और तबाही मचाएगा। तो सब लोगों को जो है वो वैक्सीन लगानी चाहिए और सरकार भी जो है बच्चों की वैक्सीन जो है जल्द से जल्द आए ताकि बच्चों को भी प्रोटेक्ट करें, तभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी 70-80% होगी। अगर हम अपनी पॉपुलेशन के 40% को वैक्सीन ही नहीं करेंगे तो वो हर्ड इम्यूनिटी तो बढ़ेगी नहीं हमारी। तो 40% बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं उनको भी लगनी चाहिए वैक्सीन। डॉक्टर समीर, आप एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाकई में थोड़ी सी लापरवाही लोग बरत रहे हैं और सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा भी होने लगी है। क्या ख़ास ज़रूरी है आपकी तरफ से एडवाइस करना? आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि थोड़ा सा मतलब बहुत खौफ में ना आए लेकिन थोड़ा एहतियात तो ज़रूर बरतें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी वेडिंग सीजन चल रहा है और ये सब भी चल रहा है, ठीक है लोग अटेंड कर रहे हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाती है कि कोई भी वेरिएंट आ जाए आपका किसी भी तरह का, सबसे ज्यादा जो उसमें आपको सुरक्षा प्रदान करेगा वो मास्क ही करेगा। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप वैक्सीनेटेड है पर आप किसी ऐसे ससेप्टेबल पर्सन को इन्फेक्शन दे सकते हैं जो हो सकता है जिससे उस वेरिएंट से या उस इन्फेक्शन से उसको ज्यादा खतरा हो सकता है। तो सबकी सुरक्षा के लिए आपको मास्क ठीक तरीके से पहनना जरूरी है। और जब भी आप अनमास्किंग करते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, बैठे हैं ग्रुप के अंदर, तो वहां पर जरूर ध्यान रखिए कि वो थोड़ा आप
डिस्टेंस में रखिए। कई बार क्योंकि जब हम खा भी रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं, उस टाइम ट्रांसमिशन जो है रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की कुछ कुछ आप छोटे, मुझे लगता है सबको सारे प्रिकॉशंस पता है, बस थोड़ा टाइम हमें और फॉलो करना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी जीवन शैली पे जरूर काम करते रहिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे जिस टाइम पीक पे चल रहा था कोविड और फर्स्ट और सेकंड वेव में, सब लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बात कर रहे थे, अपनी लाइफस्टाइल जीवन शैली पे बात मैं कर रहे आपसे थे। पूछने अभी भी वाली आप थी कि अपनी इम्यूनिटी के लिए और जी, क्या जी। खास किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स किस तरीके से लोगों ने लिए हैं, किस तरीके से तमाम काढ़े से लेके हर तमाम जो घरेलू उपचार है वो किया गया है। हालांकि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि अभी तक जो डेटा उपलब्ध है उससे अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको बचा सकती हैं, लेकिन फिर भी क्या खास और कर सकें? हाँ, देखिए प्रिवेंटिव तौर के ऊपर तो आपको वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचाएंगे। इम्यूनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ वो कोई पिल्स ले लें और वो उनको प्रोटेक्ट कर ले। इम्यूनिटी का मतलब है अपनी जीवन शैली को ठीक से रखिए, ठीक तरीके से सोना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना, खाना अपना जो है डाइट ठीक से रखना। ये सब चीजें आप करेंगे तो नेचुरली तौर पे एक्सरसाइज करना, इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी निश्चित तौर पे ठीक रहेगी। और किसी तरह की आपको पिल्स वगैरह वैसे खाने की जरूरत नहीं है जब तक आपके डॉक्टर्स कोई एडवाइस ना करें। डॉक्टर मलिक, आप भी ये एडवाइस करेंगे कि इम्यूनिटी पे भी थोड़ा सा काम किया जाए, और क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है तो हमें हमेशा ही काम करते रहना चाहिए किसी भी बीमारी से बचने के लिए। डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के तो हम सारे स्टेप्स लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम फिर भी ये सोच के चलेंगे कि पेंडेमिक है, सारे स्टेप्स लेने के बावजूद भी कोरोना हमें हो सकता है। तो हमें अपने शरीर को भी शक्तिशाली और मजबूत बना के रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा शरीर शक्तिशाली होगा तो फिर हमारे को कोरोना अगर आता भी है तो वो मृत्यु के द्वार तक नहीं ले जा पाएगा, आईसीयू में हमारे को नहीं ले जा पाएगा। तो जितने भी हमारे लोगों को डायबिटीज है, अस्थमा है, या जितने भी हाई रिस्क बीमारियां जिनको है, किडनी के, लिवर के जो पेशेंट्स हैं, वो अपना खास ध्यान रखें, वो अपनी खास एहतियात बरतें। वो कम से कम मास्क का साथ ना छोड़े, मास्क का साथ तो कोई भी ना छोड़े, लेकिन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मास्क, वैक्सीनेशन, और अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एस्थमेटिक्स हो गए, या लिवर किडनी के मरीज हो गए, या जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या जिनको कैंसर है या कैंसर का इलाज चल रहा है, या हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनको खास ध्यान रखना है। खासकर हमारे बुजुर्ग लोग जो 65 साल से ऊपर हैं, उनको भी खास ध्यान रखना है। तो अगर हम सब लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे तो कोरोना से हम विजय प्राप्त कर जाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में दोबारा से हमें अपने ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, हमें अपने आसपास वालों को भी नेमिंग शेमिंग करके प्रतिबंधित करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आने वाले समय में दोबारा से हम सब ने देखा, हम सब लोगों ने अपने कोई ना कोई फैमिली मेंबर को खोया है, दूर दराज का कोई ना कोई रिश्तेदार इसकी वजह से खोया है। टिल व्हाट टाइम, कब तक हम ये इस तरह की मृत्युओं का मंजर जो है वो देखते रहेंगे? हमें बाहर निकल के आना पड़ेगा, और हमारे को अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, वो निभानी पड़ेगी। और कम से कम लॉकडाउन इसका सलूशन नहीं हो सकता कि हम इतने बड़े स्प्रेडर हो जाएं कि फिर से लॉकडाउन लाना पड़े, फिर से अर्थव्यवस्था को डिरेल किया जाए। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए छोटे छोटे स्टेप उठाएं और उस हालत तक देश को न ले जाएं जो हमने सेकेंड वेव में देखा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।